Vigyan everyone. I am Pinky Siwas. Today I am here to explain the last chapter of history. Name of the chapter is India after Independence. So let's start the chapter. India after Independence, a new and divided nation. इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा about the freedom struggle of India and how India became independent. In this chapter, we are going to know about how a constitution was being written and what kind of administration arrangement was done in newly independent India. So let's start. A new and divided nation. When India became independent in August 1947, it faced a series of great challenges. जब भारत आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, इसने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया. इसका नतीजा ये हुआ, जब भारत का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान के साथ, लगभग 8 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैड कम इनटू द कंट्री. भारत के अंदर 8 मिलियन रेफ्यूजी जो थे, शरणार्थी जो थे, वो भारत में आए. एंड फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान था, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट हुआ था कि जो हिंदू थे उनको भारत में आके रहना था और जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान में जाकर शिफ्ट होना था. देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, मीन्स जिनमें अभी तक राजा लोग रूल कर रहे थे, लगभग 500 से भी ज़्यादा जिनको अभी तक महाराजा और नवाब लोग रूल कर रहे थे, अब इनके ऊपर ये था कि इनको एक नए नेशन को ज्वाइन करना था. प्रॉब्लम ये थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रेफ्यूजीज़ एंड द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली. और ये जो प्रॉब्लम थी कि जो भी शरणार्थी लोग यहाँ पर आ रहे थे और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको किस में जाकर रहना है, उनको पाकिस्तान में जाकर रहना है या फिर उनको इंडिया में रहना है, इस प्रॉब्लम का निपटारा तुरंत किया जाना था. इन लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट ए पोलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स ऑफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन. और ये जो नया नेशन था, नया राष्ट्र था, उसको एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करना था जो कि लोगों की, वहाँ की जनसंख्या की इच्छाओं को बेटर तरीके से पूरा कर सके. यहाँ पर है पिक्चर्स गिवन. ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी इज एशेज बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद. महात्मा गांधी जी की जो अस्थियाँ थी उसको इलाहाबाद में नदी में, जो गंगा नदी है वहाँ पर, उसमें बहाया जाना था. जब हम आज़ाद हुए थे उसके लगभग 6 महीने के बाद ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मार दिया गया था. एक नाथूराम गोडसे नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा. और हिंदू और महात्मा गांधी जो थे वो, उनकी एक अलग सोच थी. कुछ लोगों को वो सोच पसंद नहीं थी, इसीलिए उनको मार दिया गया. उसके बाद इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज. भारत की जो जनसंख्या थी 1947 में वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियन. इट वाज ऑल्सो डिवाइडेड. ये जो पॉपुलेशन थी इसको भी डिवाइड किया जाना था. एंड देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट. ऊपर से भारत के अंदर हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में भी बंटवारा होता था. एंड हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स. और यहाँ तक कि भारत के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, जो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते थे, भारत के जो द सिटीजन ऑफ द वास्ट लैंड, भारत के ये जो लोग थे, ये अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, इनके खाने पीने की और इनके जो रीति रिवाज थे वो भी सब कुछ अलग अलग थे. अब इतने सारे जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे वो किस तरीके से एक साथ में रहने जाएंगे एक नेशन में. टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट. एक उसके बाद, और ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो भारत जब आज़ाद हुआ था उसके सामने कौन से बड़े बड़े चैलेंज उसको फेस कर रहे थे, हम ये बात कर रहे हैं. उसके साथ साथ एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि भारत को डेवलपमेंट की तरफ भी ले जाना था, उसके साथ साथ यूनिटी को भी बनाए रखना था. एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेस. और जब भारत आज़ाद हुआ था तो बड़ी मात्रा में जो लोग थे वो गांव में रहा करते थे. फार्मर्स, पीजेंट डिपेंडेड ऑन द मॉनसून फॉर देयर सर्वाइवल. यहाँ तक कि भारत के जो किसान थे वो अपने गुजारे के लिए मॉनसून यानी कि बारिश के ऊपर निर्भर कर रहते थे. सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी. और वैसे ही जो नॉन फार्मिंग सेक्टर था, मीन्स खेती बाड़ी के अलावा जो दूसरे सेक्टर थे, वो भी जो देश की इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी, वो भी किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाती. फॉर इट
फॉर इफ़ द क्रॉप्स फेल, और अगर मान लीजिए जो क्रॉप फेलियर हो गया, फसलें बर्बाद हो गई, जो भी बार्बर्स हैं, नाई हो गए, कारपेंटर हो गए, वीवर्स हो गए, और जो दूसरी सर्विसेज के ग्रुप के लोग थे, वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज आइदर। और अगर किसान की फसल क्रॉप फेलियर हो जाता है तो किसान जो होगा वो दूसरे सारे लोगों को किस तरीके से पे का जो भी पैसा होता है वो किस तरीके से उनको दे पाएगा। मीन्स ये सारे लोगों की जो रोजी रोटी थी वो सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, मानसून के ऊपर। इन द सिटीज़, शहरों में क्या था, फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। शहरों में क्या था, बड़ी मात्रा में जो वर्कर्स थे वो झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, जो जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, और इनके पास ना ही कोई एजुकेशन का साधन था, ना ही कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। साफ सी बात थी, द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पुअर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़। और जो साफ सी बात थी, जो नया राष्ट्र बन के सामने आया था, भारत जो इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसको इसकी जनता को गरीबी से निकालना था। और गरीबी किस तरीके से निकाला जा सकता था, एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, उसके साथ साथ नई इंडस्ट्री को सेटअप करना था जिनमें बहुत सारी जॉब होनी ज़रूरी थी लोगों के लिए। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। भारत में दो चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना था, भारत की यूनिटी को, उसके साथ साथ डेवलपमेंट को। इफ़ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, और अगर भारत के जो अलग अलग सेक्शन थे उनकी प्रॉब्लम को पूरा दूर नहीं किया जा सकता था, तो दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स, हाई क्लास फाइटिंग विद लो क्लास। भारत के अंदर जितने भी अलग अलग सेक्शन थे, हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, उसके साथ साथ जो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग जो यहाँ पर रहते थे, उन सबको साथ साथ लेकर चलना था, हिंदू हो, मुस्लिम हो। At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of population, it could create fresh division। और अगर ये जो अगर भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करता और अगर उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा सब लोगों को नहीं मिलता तो क्या होता, तो और भी ज़्यादा डिवीज़न हो सकती थी यहाँ की पॉपुलेशन के बीच में। फॉर एग्जांपल के लिए गरीब और अमीर के बीच में, शहरों में और जो कंट्री साइड गाँव देहात के इलाके थे उनमें, बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पर्स एंड रीजन दैट लैग्ड बिहाइंड। ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्स थे और ऐसे एरिया जो अभी पीछे छूट गए थे। Now, these were the challenges faced by newly independent India. I hope you would understood. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। अब भारत का एक नया संविधान लिखा जाना था। हम संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 सम 300 इंडियंस हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर। 1946 दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में लगभग 300 लोग, ये जो 300 लोग थे, यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जो कि जिसको सौंपा गया था, भारत की संविधान लिखने का काम जिसको सौंपा गया था, और इसके चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर। अब बड़ी मात्रा में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस कमेटी को नाम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये इनकी जो मीटिंग थी वो नई दिल्ली में बार बार हो रही थी, और जितने भी ये जो 300 लोग थे ये पूरे भारत से आए थे। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक ही जगह से आए थे या फिर कुछ लोगों ने इनको चुना था। ये ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के हर एक हिस्से को, भारत के हर तबके के लोगों को, एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और भारत के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आने वाले लोग थे, ऐसा नहीं था सिर्फ कांग्रेस के ही लोग थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। These discussions resulted in the framing of Indian Constitution। ये जो डिस्कशन थे इससे क्या नतीजा निकल के आने वाला था, भारत का एक नया संविधान जिसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम हमेशा 26 जनवरी को हम अपना डे मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। One feature of the Constitution was इट्स अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा जो नया संविधान मीन्स संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स ऑन विच ए कंट्री गवर्न, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है। एक नई फीचर क्या थी ये संविधान की कि इसके अंदर हमने अडॉप्ट किया था यूएएफ को। यूएएफ का मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
ऑल इंडियंस अबव द एज, इसमें भारत में जितने भी लोग थे, भारत के इंडिया के जितने भी लोग 21 साल से ऊपर की उम्र के थे, उनको सबको वो वोट डाल सकते थे, चाहे वो स्टेट असेंबली के चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के चुनाव हो, उन सभी में। दिस वॉज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप, ये क्रांतिकारी कदम था, और फॉर नेवर बिफोर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि भारतीयों को सभी अपने लीडर्स को चुनने की आज़ादी कभी मिली हो। ऑन द अदर कंट्रीज, दूसरे जो देश थे जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, एंड द यूनाइटेड स्टेट हो गया, उन सभी देशों में दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। दूसरे देशों में ये जो राइट दिया गया था, इसको अलग अलग स्टेजेस में दिया गया था। पहले कैसे दिया गया था, मीन्स पहले सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो लोग वोट डाल सकते थे, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ पढ़े लिखे थे वो वोट डाल सकते थे। वर्किंग क्लास मैन गॉट वोट ओनली फॉर ए लॉन्ग, जो भी काम करने वाले लोग थे, जो वर्किंग क्लास थे, उनको ये वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूके और यूएस जैसे बड़े देशों की, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। मीन्स भारत में इसलिए इसको रेवोल्यूशनरी कदम माना गया क्योंकि भारत में तुरंत जैसे ही हम आज़ाद हुए, जैसे ही हमारा संविधान लिखा गया, तुरंत सभी को राइट टू वोट मिल गया, यूएफ मिल गया, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर ए बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन अमेरिकन, उसके बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। अमेरिका के जो लोग थे, वहाँ की जो ब्रिटिश वुमेन थी, उन लोगों को बाद में वोट ग्रांट अमेरिका में, और ब्रिटिश वुमेन जो थी उनको बाद में ये राइट टू वोट मिला गया। जबकि भारत में तुरंत भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत के ने इस चीज़ को चुना कि चाहे भारत का कोई भी सिटीजन, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय का हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, किसी भी क्लास का हो, सबको राइट टू वोट तुरंत दे दिया गया। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम था ये। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे संविधान की, वो ये है कि इसने सभी लोगों को, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, उनको राइट टू इक्वलिटी दिया है बिफोर लॉ। मीन्स कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से आने वाले हों। देयर वर सम इंडियंस हु विश टू दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स। कुछ ऐसे इंडियन थे वो जो ये मानते थे कि हमारा जो नया राजनीतिक सिस्टम हो नए राष्ट्र का, वो हिंदू धर्म के आइडियल्स के मुताबिक हो, क्योंकि ऐसा सपोज किया जाता था कि भारत में हिंदू लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, हिंदू मेजोरिटी में है, इसलिए ऐसा मानते थे कि भारत का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम हो उसमें हिंदू लोगों के जो आइडियल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए। एंड दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल, उन्होंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो आइडियल्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, मुस्लिम धर्म से लिए गए हैं। लेकिन they pointed the and interest of particular religion community the Muslim, however the Indian Prime Minister, लेकिन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये ओपिनियन था that India could not and must not become a Hindu Pakistan, कि भारत को एक धर्म के ऊपर बनाया जाने वाला राष्ट्र नहीं बनाया जाना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, ऐसा भारत के साथ नहीं किया जाना चाहिए था। बिसाइड मुस्लिम, इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ, क्योंकि भारत में ना सिर्फ हिंदू, उसके साथ साथ मुस्लिम थे, उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग, जैसे कि सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, वो सारे लोगों को एक साथ में रहना था। इसीलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था कि भारत को भी सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम हो वो हिंदू धर्म के आइडियल्स के ऊपर बनाया जाए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम राइट्स एज, और इसीलिए भारत का जो नया संविधान लिखा गया उसमें जो भी राइट्स दिए गए वो सबको बराबर दिए गए, जैसे चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हो, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया। The some opportunities when it came to seeking job in government or the private sector, the same rights before the law, चाहे सभी लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो, सभी लोगों को कानून की नज़र में बराबर रखा गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। तीसरी जो इंपॉर्टेंट फीचर थी हमारे संविधान की वो ये है कि इट ऑफर स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअर एंड द मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियंस। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है हमारे संविधान की कि हमारा संविधान जो है वो कुछ स्पेशल प्रिविलेज का मतलब होता है कुछ विशेष अधिकार देता है हमारे जो
गरीब, सबसे पुअरेस्ट जो लोग हैं या फिर मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसे समुदाय, ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे लोग जिनको अभी तक सभी चीज़ों में बराबरी का दर्जा नहीं मिला था, जैसे हमारे SC ST ग्रुप हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हो गए, क्योंकि उनको अभी तक बराबरी का मौका नहीं मिला था, तो दे didn't have the equal access to education and other economic resources. The practice of untouchability, भारत में अभी तक जो अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था, मीन्स जो शेड्यूल्ड का सबसे लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके साथ अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था, जिसमें जो कि हमारे संविधान में भारत के नाम पर जिसको ऐसा माना जाता था एक स्लर एंड ए ब्लॉट, कि भारत के आदर्श नाम के ऊपर जो एक धब्बा माना जाता था, एंड वाज अबॉलिश्ड, इस चीज़ को भी हमारे संविधान ने अबॉलिश कर दिया। हिंदू टेम्पल प्रीवियसली ओपन टू, भारत के जो मंदिर हुआ करते थे पहले ये सिर्फ हायर कास्ट के लोगों के लिए खुले जाया करते थे, अब इन चीज़ को दूर कर दिया गया। वर्ड थ्रोन ओपन टू ऑल, अब ये सबके लिए खोल दिए गए, भारत के जो मंदिर थे इनके दरवाजे, चाहे जिनको पहले हम अनटचेबल मानते थे उन लोगों के लिए भी। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, एक लंबी बहस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर वाज एज वेल एज जॉब इन गवर्नमेंट बी रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट। उसके साथ साथ हमने इस सिविक्स में हमने भी एक चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे सपोजिंग जो लोअर कास्ट के या जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको जॉब में रिजर्वेशन दी जाती है, उनको एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दी जाती है, जो कॉलेज होते हैं या फिर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें भी उन लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है। तो ये वाला जो सिस्टम था ये वहाँ से अडॉप्ट किया गया ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी बराबरी का मौका मिले, वो डोमिनेशन में ना आए। इसीलिए इट हैड बीन आर्ग्यूड, ऐसा आर्ग्यू किया गया बाय सम जो भी अनटचेबल थे, एज दे वर नाउ नॉन हरिजन। अब इनको जो अनटचेबल थे, सपोजिंग जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अनटचेबल माना जाता था, उनके साथ छुआछूत का प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनको एक नया नाम दिया था, हरिजन। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे। तो गांधी जी ने ऐसा कहा था कि हमको इन सबको बराबर लेकर रखना चलना चाहिए, जब तक हमारे देश से अनटचेबिलिटी दूर नहीं होगी और सारे कास्ट के लोग एक साथ में नहीं आएंगे तब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो पाएंगे सही मायने में। गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो हरिजन कैंडिडेट डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स टू गेट, जो हरिजन कैंडिडेट होते थे इनके इतने ज़्यादा अच्छे ग्रेड नहीं आते थे जो कि प्रेस्टिजियस भारत की जो सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा पाएँ। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन भारत की संविधान सभा के जो एक सदस्य थे H.J. खांडेकर, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इट वॉज द अपर कास्ट, कि ये अपर कास्ट के ही जो लोग थे ये जवाबदार थे, रिस्पॉन्सिबल थे कि जो हरिजन थे ये इनको अभी तक अनफिट रखा गया है, इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया है। एड्रेसिंग इज मोर प्रिविलेज कलीग्स, खांडेकर साइड, अपने दूसरे जो प्रिविलेज कलीग थे उनको संबोधित करते हुए खांडेकर जी ने क्या कहा, वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर, हम लोगों को हज़ारों सालों से दबा कर रखा गया। यू एंगेज अस इन योर सर्विसेज टू सर्व योर ओन एंड्स एंड सप्रेस्ड अस टू सच एन एक्सटेंट दैट नाइदर आवर माइंड्स नॉर आवर बॉडीज एंड नॉर इवन आवर हार्ट वर्क नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड। ये कह रहे थे, इनका यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि सदियों से जो लोअर कास्ट के लोगों को दबा के रखा गया, इनको हमेशा एंगेज रखा गया, जो अपर कास्ट के लोग थे उनकी सर्विसेज के लिए, उनको सेवा करने के लिए, इनको इनकी बॉडी को, इनके माइंड को इस तरीके से दबा के रखा गया, यहाँ तक कि इनके जो हार्ट थे ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे, इनको क्या अच्छा है क्या बुरा है उस चीज़ की अभी तक इनको समझ आने ही नहीं दिया गया, तो उनको इस तरीके से दबा के रखा गया कि ये आगे बढ़ ही ना पाए। अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल, द आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब। इनके साथ साथ हमारे जो अनटचेबल्स, जो सपोजिंग जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ साथ जो आदिवासी हो गए या जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हो गए, इनको भी रिजर्वेशन दी गई, सीट्स रिजर्वेशन दी गई अलग अलग जॉब में। लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड, like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को हमेशा डिप्राइव रखा गया दूसरी सब चीज़ों से, इन लोगों को भी जो जो आदिवासी लोग थे इनको भी इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया। जो ट्राइबल लोग थे इनको, इनके पास अभी तक मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ अभी तक इनके पास नहीं हुआ करती थी, यहाँ तक कि जो इनके घर हुआ करते थे, जो लैंड फॉरेस्ट एरिया थे ये भी इनसे छीन लिए गए।
The new privilege granted them by constitution were meant to make amends for this. और इन जो नई privilege इनको दी गई हमारे संविधान में, ये इसी चीज़ के लिए दी गई थी. The Constitution Assembly spent many days. तो these were the major features, और you can say the जो हमारे जो संविधान है उनकी मेन फीचर्स जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, जो 4 या 5 हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ी हैं. उसके बाद the Constituent Assembly spent many days discussing the powers of central government and versus those of the state government. उसके बाद हमारे संविधान की और एक मेन फीचर क्या है कि ये क्लियरली डिवाइड करता है. हमारे संविधान में क्लियरली डिवाइड किया गया है कि ये शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी और ये शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट की होंगी. आपको पता है कि हमारे देश के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर चलता है. मीन्स सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उसके बाद लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं. इसीलिए हमारे संविधान में क्लियरली डिवाइड किया गया है कि ये शक्तियां जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, ये शक्तियां जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, ताकि किसी के बीच में भी क्लैशेस ना हो. एंड ओनली ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इट वॉज, ऐसा उस समय पर ऐसा बोला गया कि जो एक सेंटर जो होगी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके ही वुड बी इन पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर वेलबींग ऑफ द कंट्री एज ए होल. उसमें उस समय पर ऐसा आर्ग्यू किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छे तरीके से हमारे देश को चला पाएंगी और पूरे देश की भलाई के बारे में सोच पाएंगे. दूसरे मेंबर ऐसा सोचते थे कि जो प्रोविंस हैं, जो यानी कि जो प्रांत है, जो स्टेट हैं, जो उनको भी बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, यानी कि उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए. ए मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली. एक जो मेंबर थे मैसूर से, उनको इस बात का डर था कि जो उनका उस समय का जो सिस्टम था डेमोक्रेसी का, वो दिल्ली यानी कि जो कैपिटल है उसके अराउंड ही घूमता है. मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही अपने तरीके से मनमाफिक तरीके से काम करेगी, तो इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और वैसा ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल जाती हैं तो जो राज्यों की सरकारें होंगी वो अपने सही डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर पाएंगी. ए मेंबर फ्रॉम मद्रास से एक मेंबर थे, उन्होंने ये इंसिस्ट किया दैट the initial responsibility for well-being of people of provinces should rest with the provincial government. दूसरा एक सदस्य था, उन्होंने ये बोला कि जो राज्यों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी भलाई का जिम्मा उनके राज्यों की सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए. The Constitution sought to balance these competing claims by providing 3 lists. हमारे संविधान ने इन सारे चीज़ों को बैलेंस इस तरीके से बनाया कि उन्होंने 3 लिस्ट बताई हैं. एक यूनियन लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें जैसे कि टैक्सेस हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया. ये सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड कानून बनाएगी. उसके बाद एक स्टेट लिस्ट, दूसरी जो लिस्ट है हमारे संविधान में वो होती है स्टेट लिस्ट. इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है. ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की. जैसे अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, पंजाब की है, हरियाणा की है, गुजरात की है, राजस्थान की है, महाराष्ट्र की है. तो इन सारे जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो इन सारी टॉपिक्स के ऊपर कानून बना सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं. तीसरी एक लिस्ट है जो होती है कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट क्या है? यानी कि समवर्ती सूची. इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर जो सेंटर और स्टेट जो हैं वो दोनों की साझी जवाबदारी है, दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों मिलकर फैसले ले सकती हैं. एक दूसरी मेजर डिबेट ये हुई हमारे संविधान सभा की कि लैंग्वेज के ऊपर, कि कौन सी लैंग्वेज को फॉलो किया जाए. मैनी मेंबर बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया. अब लैंग्वेज की बात आ गई कि भाई देश की जो एक नेशनल लैंग्वेज है वो किसको चुना जाए. तो बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यू किया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको भारत को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये ब्रिटिश रूलर्स की लैंग्वेज थी. इसकी जगह पर उन्होंने आर्ग्यू किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए. लेकिन बहुत सारे जो हिंदी नॉन स्पीकर थे, जो हिंदी भाषी नहीं बोलते थे, उनका एक अलग ओपिनियन था. वो नहीं चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया. जैसे साउथ इंडिया में चले जाओ, वहाँ पर तो कोई हिंदी नहीं बोलता है. एंड
स्पीकिंग इन द असेंबली टी कृष्णामाचारी कन्वेड, जो टी कृष्णामाचारी थे उन्होंने ऐसा बोला कि ए वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ, उन्होंने जो भी बोला वो एक वार्निंग थी जो साउथ के रहने वाले लोग हैं उनके बिहाफ पे वो बोल रहे थे। सम ऑफ वोम थ्रेटन्ड टू सेपरेट इंडिया फ्रॉम इफ हिंदी, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस बात की धमकी दी कि अगर हिंदी को थोप दिया जाएगा तो भारत जो है उसका पार्टीशन हो जाएगा। एंड इम्पोज्ड ऑन देम ए कॉम्प्रोमाइज, अब फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज किया गया कि फाइनली अराइव्ड एट नेमली दैट, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुआ, हिंदी वुड बी वन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत जो होगी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी भारत की। इंग्लिश वुड बी यूज इन द कोर्ट्स, और इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा कोर्ट्स में, दूसरी जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर, और इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा। इंग्लिश को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, कोर्ट में और या फिर जो सर्विसेज हैं उनमें, और उसके साथ साथ जब एक जो स्टेट है जब दूसरे स्टेट के साथ जो कम्युनिकेशन होंगी उनमें इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा। मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि किस तरीके से हमारे संविधान को फ्रेम करना है। बट परहैप्स लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अदा किया वो किया B.R. अम्बेडकर जी ने, जो कि चेयरपर्सन थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इनका ही सुपरविजन के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट था इसको फाइनलाइज किया गया। इन हिज फाइनल स्पीच, इनकी जो फाइनल स्पीच थी उसमें इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। इन्होंने ये बोला अपनी फाइनल स्पीच में कि राजनीतिक जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उसके साथ साथ भारत के अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी आनी चाहिए। मीन्स सिर्फ राजनीति में हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया उतना काफ़ी नहीं है, मीन्स हम सभी लोगों को इकोनॉमिक तौर पर भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मीन्स सबको बराबरी के दर्जे मिलने चाहिए पैसे के मामले में भी, और समाज में भी सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी धर्म का हो, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वलिटीज सच एज बिटवीन रिच एंड पुअर। सिर्फ हम सब लोगों को राइट टू वोट मिल गया, इससे ऐसा नहीं होगा कि इससे जितनी भी दूसरी इनइक्वलिटीज़ हैं वो सारी दूर हो जाएंगी जो अमीर और गरीब के बीच में है, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में है। नया जो संविधान है उन्होंने इसके बारे में कहा, गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस के लाइफ में एंट्री करने जा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि मतभेद, कि हम कुछ हम हाँ बोले तो सामने वाला ना बोले। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, हम लोगों को पॉलिटिकल लाइफ में इक्वालिटी मिल जाएगी, मीन्स राइट टू वोट तो सबको मिल गया है, लेकिन जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है विल हैव इनइक्वलिटी, उसमें अभी तक इनइक्वलिटी है, क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों को अभी तक पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता था, तो जॉब कहाँ से मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेंगी तो वो क्या वो इकोनॉमिक तौर पर इक्वल होंगे, नहीं हो पाएंगे। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. बट इन अवर सोशल, लेकिन जो हमारी जो सामाजिक और हमारी जो आर्थिक लाइफ होगी, वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन अगर सही मायने में हम देखें तो हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ होगी और या हमारी जो सोशल लाइफ होगी, वहाँ पर सारे लोगों को बराबरी का मौका अभी भी नहीं मिला था, और उसके लिए हमको बहुत लंबा स्ट्रगल लड़ना था। दैट्स इट।